ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उसमें ज्वाइन करते जाएंगे वो। तो थोड़ा सा जो है ना वो इस टॉपिक को हम दोबारा से नए सिरे से शुरू कर लेते हैं। उसका ये फायदा होगा कि थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि पहले क्या चीज़ चल रही थी और टॉपिक, क्योंकि एक या दो लेक्चर हुए थे शायद इस पे। तो लास्ट लेक्चर मुझे याद है कि हमने फिफ्थ को किया था। तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी मैं शायद हो रही है साथ, तो जो लोग नहीं है वो फिर उनके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कर लेंगे और साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी अगर हो गई हुई तो फिर ये वो भी शेयर कर लेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है सिर्फ एक कि ये 40 मिनट का लेक्चर हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमने पहले ही करीबन कोई 8-10 मिनट लग चुके हैं, तो इसको जल्दी से भी शुरू करते हैं। और मीनवाइल अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो तो वो अपना माइक को अनम्यूट करके तो वो बात कर सकता है, पूछ सकते हैं। ओके जी, बायोफार्मास्यूटिक कंसिडरेशंस इन ड्रग प्रोडक्ट डिजाइन। सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स की। इसकी एक डेफिनेशन हमने ये वाली पढ़ी थी कि बायोफार्मास्यूटिक examines the interrelationship of the physical chemical properties of the drug, the dosage form in which the drug is given, and the route of administration on the rate and extent of the systemic drug absorption। ठीक है, इसी से मिलती जुलती एक और ये जो शायर के पहले चैप्टर में दी हुई है, और ये एक डेफिनेशन है जो बिल्कुल वर्डिंग उसकी डिफरेंट है लेकिन मतलब उसका शायद यही है। इज द स्टडी ऑफ द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग एंड द ड्रग प्रोडक्ट। यानी कि जो ड्रग हमने बनानी है, फॉर्मुलेशन करनी है जिस ड्रग की, उसकी क्या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी पीके वैल्यू वगैरह सारा कुछ, एज इट रिलेट्स टू द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। क्योंकि उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, उसकी सॉल्युबिलिटी की वजह से, ये हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन के ऊपर इफेक्ट आता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, तो इसलिए बायोफार्मास्यूटिक्स को हम उसको इसकी इन विट्रो प्रॉपर्टीज एंड देयर इफेक्ट ऑन द इन विवो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये एक फिगर आपके सामने है कि तीन चीजें मिलके जो है वो सिस्टेमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। नंबर 1 फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 डोजेज फॉर्म, एंड नंबर 3 रोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या ड्रग की प्रॉपर्टीज है, कौन सी डोजेज फॉर्म है, और वो किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दी है, और उसका फिर सिस्टेमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। एब्जॉर्प्शन को बताने की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एब्जॉर्प्शन पे पूरा चैप्टर हमने किया हुआ है पिछले सेमेस्टर में। सो ड्रग्स आर नॉट गिवन इन द प्योर फॉर्म बट आर फॉर्मुलेटेड। तो हम कभी भी पाउडर फॉर्म या एक जो है वो एक एक्टिव एपीए जो है वो कभी एडमिनिस्टर नहीं करते, उसको हम तो एक फॉर्मुलेशन में बनाते हैं, कोई टैबलेट या कैप्सूल या व्हाटएवर जो भी है। Okay, for the majority of the drug, the site of action is within the systemic circulation and drug must be absorbed. Okay, तो हम अगर ओरली एक ड्रग दे रहे हैं या ट्रांसडर्मल पैच में दे रहे हैं तो वो जिस जगह पे ड्रग दे रहे हैं वहां पे उसका साइट ऑफ एक्शन नहीं है। हर ड्रग, मोस्टली ड्रग जो है वो हम ओरल रूट से लेते हैं, लेकिन हर ड्रग ने जाके स्टोमिक में एक्ट नहीं करना, उसने इंटेस्टाइन में एक्ट नहीं करना या बकल कैविटी में एक्ट नहीं करना, उसने एब्जॉर्ब होना है पहले और फिर उसने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाना है, और सर्कुलेशन में जाके उसने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचना है। और अगर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो एक रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है विच इज रिक्वायर्ड एट द साइट ऑफ एक्शन, तब ड्रग अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। सो क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक फॉर्मुलेशन में से? सबसे पहले रिलीज ऑफ ड्रग और डिसोल्यूशन, उसके बाद फिर डिस्पोजिशन इन जीआईटी। जीआईटी के अंदर जो है वो ड्रग कैसे मूव कर रही है, स्टोमिक में गई है, वहां पे डिसइंटीग्रेट हुई है या इंटेस्टाइन में गई है, और उसकी क्या डिस्पोजिशन मूवमेंट है जीआईटी के अंदर। उसके बाद फिर परमिएशन, इनके वो एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर वो कर सकती है तो एब्जॉर्ब होगी, अगर वो नहीं कर सकती तो वो फिर एब्जॉर्ब नहीं होगी। सो सबसे प्राइमरी जो कंसर्न है हमारा वो बायोअवेलेबिलिटी है। अगर कोई ड्रग ऐसी दे रहे हैं जो हम आईवी इन्फ्यूजन से या आईवी इंजेक्शन से नहीं दे रहे, किसी और रूट से दे रहे हैं, मोस्टली ओरल रूट की बात करें अगर, तो प्राइमरी हमारा कंसर्न जो है वो बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग है कि हम उसको किस तरह एनहांस कर सकते हैं या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ फॉर्मुलेशन ऐसी हैं। जी कोई कुछ पूछ रहा है? आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। जी जी, अच्छा चलें ठीक है। ओके, तो कुछ फॉर्मुलेशन ऐसी हैं जो कि हम डेलिबरेटली डिजाइन करते हैं कि उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं होना, उन्होंने सिर्फ लोकल उनको हम अप्लाई ही एट द साइट ऑफ एक्शन पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल टॉपिकल हैं या ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस हैं या नेजल प्रिपरेशन हैं या कोई जो इनहेलर्स वगैरह हैं जिन्होंने लोकली इफेक्ट करना है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन उनके लिए डिजायरेबल नहीं है।
अच्छा, बायोफार्मास्यूटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द बायोअवेलेबिलिटी। बायोफार्मास्यूटिकल फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है? फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्रग की क्या जो है वो मॉलिक्यूलर साइज क्या है उसका, उसकी सॉल्युबिलिटी वगैरह, उसकी पीकेए लॉग पी सब कुछ। फिर टाइप ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, कि किस तरह की ड्रग प्रोडक्ट है, अगर टैबलेट है या कैप्सूल है, या अगर सपोज एक सोल्यूशन है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी शायद ज्यादा होगी क्योंकि उसमें डिसइंटीग्रेशन नहीं होनी, डिसोल्यूशन नहीं होनी, वो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है। या अगर कोई सस्टेन रिलीज टैबलेट है या कोई एक्सटेंडेड रिलीज है तो वो स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होगी। तो टाइप ऑफ ड्रग प्रोडक्ट कैसी है, ये बायोअवेलेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करती है। फिर नेचर ऑफ एक्सिपिएंट्स, एक्सिपिएंट्स हमने किस तरह के यूज किए हुए हैं, कि कुछ एक्सिपिएंट्स है जो हम फॉर एग्जांपल सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है तो वो एनहांस करता है उसकी सॉल्युबिलिटी को ड्रग की, और सॉल्युबिलिटी एनहांस होने की वजह से डिसोल्यूशन एनहांस होगी और उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी एनहांस होगी। ठीक है, उसके बाद फिर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है कि किस मेथड से ड्रग को बनाया गया है, उसकी कंप्रेशन कैसी है, उसको जो है वो कौन कौन सी मशीनरी यूज की है, ये इंडस्ट्रियल में आपने सारी चीजें डिटेल में पढ़ी होंगी शायद। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है विच अफेक्ट्स द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है जी। उसके बाद फिर बेसिस फॉर रेशनल डिजाइनिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, जब हम एक ड्रग प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं तो हमने किस किस बात का ख्याल रखना है, किस किस चीज को कंसिडर करना है हमने। अगेन इसमें वही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग की, ये एक ड्रग जो है ये स्टेबल है भी या नहीं है एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में। फिर वो जिस डिजायर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम बना रहे हैं क्या वो उसके लिए सूटेबल है भी या नहीं है। ठीक है, फिर उसकी जो डिजायर्ड फार्माकोडायनामिक इफेक्ट है, हमें किस तरह का इफेक्ट चाहिए, हमें इमीडिएट इफेक्ट चाहिए है या डिलेड इफेक्ट चाहिए। तो अगर हम ड्रग डिजाइनिंग कर रहे हैं और हमें ये पता ही नहीं है कि हमें इफेक्ट किस तरह चाहिए तो वो हम उसको डिजाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जरूरत का पता होना चाहिए कि हमने किस पर्पज के लिए एक ड्रग को डिजाइन करना है, फॉर्मुलेशन बनानी है। अगर इमीडिएट इफेक्ट है तो उसके लिए डेफिनेटली हमें या तो इंजेक्टेबल बनाने पड़ेंगे, अगर ओरल रूट से भी बनानी है तो वो इस तरह की टेबलेट होगी जो फौरन जाके डिसइंटीग्रेट होगी, डिसोल्यूट होगी और एब्जॉर्ब होगी, ताकि उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो रैपिड हो। और अगर हमारा डिलेड इफेक्ट है उस केस में फिर हम उसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन को अगर डिले करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर हम सस्टेन रिलीज टैबलेट या अगर कोई एंटारिक कोटी टैबलेट्स हैं वो भी जाहिर है जब तक स्टोमिक में से पास आगे नहीं जाएंगी तब तक वो रिजॉल्व नहीं होगी। फिर टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, के ड्रग की कौन कौन सी टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। कोई ऐसी ड्रग तो नहीं है कि जो एक हम एक डोजेज फॉर्म में बना रहे हैं और उस फॉर्म में बनाने की वजह से उसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होती हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी ड्रग है कि जो बहुत ज्यादा इरिटेशन काज करती है तो उसको अगर हम स्किन प्रिपरेशन बना लेंगे या उसको हम अगर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाएंगे तो वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, या अगर कोई जीआईटी इरिटेशन काज करती है कोई ड्रग तो उसकी हम सिंपल टैबलेट बना के दे देंगे, जिस तरह ये एक टैबलेट आती होती थी पहले डेल्टा कॉर्टिल, भी अवेलेबल है। तो पहले सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ डेल्टा कॉर्टिल सिंपल होती थी और एक एंटेरिक कोटेड आई उसके बाद फिर। तो डेल्टा कॉर्टिल की प्रॉब्लम यही थी कि ये स्टोमिक अपसेट या जीआईटी इरिटेशन काज करती थी। इसके बाद फिर उन्होंने डेल्टा कॉर्टिल एंटेरिक कोटेड बनाई, पाकिस्तान में काफी देर से आई थी, पहले स्मगल होकर आती रही और वो सेल होती थी। तो टॉक्सिकोलॉजी को भी कंसीडर करते हैं फॉर डिजाइनिंग ए ड्रग प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी ऑफ एक्सिपिएंट्स, कोई ऐसा एक्सिपिएंट तो यूज नहीं कर रहे कि जिस एक्सिपिएंट के यूज करने की वजह से ड्रग बेशक सेफ है लेकिन वो एक्सिपिएंट जो है इटसेल्फ टॉक्सिक है, या वो कोई ऐसी हम कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं कि जो बॉडी के अंदर जाके स्टोमिक में जाके या इंटेस्टाइन में जाके वो क्या कह सकते हैं कि वो स्वेल हो जाता है या फूल जाता है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकता है उसकी जीआईटी की। तो एक्सिपिएंट्स की सेफ्टी, फिर इफेक्ट्स ऑफ एक्सिपिएंट्स, कुछ एक्सिपिएंट्स खुद भी इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एक एग्जांपल इसकी मैंने आपको बताई थी कि लाइपोसोम्स है, जिस तरह लाइपोसोम्स बेशक ड्रग एब्जॉर्ब हो गई है लेकिन वो फिर उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि लाइपोसोम्स क्या है बेसिकली कि एक वाटर सॉल्युबल ड्रग है, उसको एक लिपिड सॉल्युबल कह सकते हैं कि एक कोर के अंदर डिस्पेंस करते हैं या डिलीवर करते हैं। तो वो ड्रग जो है वो जो लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी उसके लिए फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी वाइड होगी। ठीक है, तो एक्सिपिएंट्स का इफेक्ट भी कंसीडर करते हैं कि हमने ऐसा एक्सिपिएंट यूज नहीं करना जिसकी वजह से उस ड्रग की एंटायरली फार्माकोकाइनेटिक्स ही चेंज हो जाए। अगर काइनेटिक्स चेंज होंगी तो फिर डेफिनेटली डोज उसकी ठीक नहीं दे रहे हम। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हीटिंग तो नहीं करनी पड़ रही है और कोई ऐसी ड्रग तो नहीं है कि जो हीट स्टेबल नहीं है।
ठीक है। या अगर कोई वोलाटाइल ड्रग है तो उसको हम बहुत ज्यादा हीट कर रहे हैं या किसी ओपन कंटेनर के अंदर बना रहे हैं, तो प्रोसेस को भी कंसीडर करते हैं फॉर डिजाइनिंग ए पर्टिकुलर ड्रग प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट फिर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से करते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि हम अकेली नहीं, उसके लिए हमें स्पेसिफिक डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो ड्रग डिवाइस प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल इनहेलर्स हैं, इनहेलर के अंदर जो ड्रग है वो एज इट इज यूज नहीं हो सकती, इसके लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत है, इनहेलर की जरूरत है। इसी तरह नेब्यूज है, नेब्यूज के लिए हमें नेबुलाइजर मशीन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज वो नेब्यूज को हम ना तो इंजेक्ट कर सकते हैं ना ही पेशेंट वैसे पी सकते हैं उसको, तो उसको ड्रॉपलेट की फॉर्म में ही बॉडी की जो जो ट्रेकिया उसके अंदर जाना चाहिए, और उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन होती है नेबुलाइजर मशीन। तो ये बेसिकली जो है वो ड्रग डिवाइस प्रोडक्ट्स, ये एक कॉम्बिनेशन भी जरूरी होता है, ठीक है। और अगर हमने केयरफुली डिजाइन किया है ड्रग को, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि रेंजिंग फ्रॉम रैपिड, डिलेड, स्लो और नो एब्जॉर्प्शन। समटाइम्स नो एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड है, हमें रैपिड एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड है, डिलेड एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड है, स्लो एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड है। डिलेड और स्लो में थोड़ा फर्क है। डिलेड में ये है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें डिलेड चाहिए, फौरन नहीं चाहिए। स्लो में ये है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन बेशक ड्रग जैसे ही एडमिनिस्टर की वो आहिस्ता 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 रिलीज होती जा रही है, और वो फॉर 24 आवर्स या मोर देन दिस टाइम ड्यूरेशन वो स्लोली स्लोली रिलीज होती जा रही है बॉडी में। अच्छा, कंसिडरेशन फॉर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिकल एंड ट्रांसडर्मल प्रिपरेशंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस किस चीज की हमें जरूरत है। कि एक तो नो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड है, कि टॉपिकल रूट में डेफिनेटली हमने अप्लाई करनी है ड्रग को स्किन के ऊपर ही। इसी तरह वो फिर इरिटेशन ना काज कर रही हो स्किन के ऊपर। विजाइनल प्रिपरेशन में कंपैटिबिलिटी विद द नर्पियन फिजियोलॉजी ऑफ द विजाइना, उसकी पीएच जो है वो कंपैटिबल हो, ठीक है। उसके बाद फिर वो इरिटेशन काज ना करे। विजाइनल क्रीम्स नॉर्मली जो है वो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं होती, वो लोकल इफेक्ट के लिए होती हैं। नॉर्मली जो है वो एंटी फंगल क्रीम्स या टैबलेट्स जो है वो यूज होती है। उसके बाद फिर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में आइसोटोनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट उसका है कि आइसोटोनिक होगी, अदरवाइज वो जो है वो जो क्या कह सकते हैं उसको, कि वहां पे क्या हो सकता है, कोई हिंट दे देगा मुझे। आइसोटोनिसिटी अगर नहीं होगी तो वर्ड मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। 12 स्टीराइल प्रिपरेशंस होनी चाहिए, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो है वो। फिर इरिटेशन काज नहीं करनी चाहिए उन्हें, और एब्जॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए। कुछ ड्रग्स जो है वो फिर भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये मैंने एग्जांपल दी थी शायद क्लोरामफेनिकोल की, कि वो उसकी आई ड्रॉप्स में भी कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स आई थी। अच्छा, ये कौन बात करना चाह रहा है जी? जी, ये कौन कौन बात करना चाह रहा है? सर मैं करना चाह रही हूँ। जी जी, नाम अपना बता दें मुझे यहाँ पे। आयशा। अच्छा अच्छा, जी जी। सर मैं कह रही थी, अगर आइसोटोनिसिटी नहीं होती और बाहर वाला सॉल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक है, तो फिर हमारे अंदर वाले सेल जो है वो श्रिंक कर जाएंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। वो shrink कर जाएंगे। और अगर बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो अंदर वाले सेल जो है वो स्वेल कर जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। या सेल्स जो है हमारी वो बॉडी श्रिंक में। कर जाएंगे या फिर वो स्वेल कर जाएंगे। अगर बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो वो उसके अंदर जो फ्लूइड है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अगर हाइपरटोनिक है तो अंदर से फ्लूइड सेल्स के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड। यस, और भी थैंक यू किसी सर। ने कुछ कहना चाह रहा था? अच्छा, चलें आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल जो प्रिपरेशन है उनके अंदर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस हम लोकल इफेक्ट्स के लिए यूज नहीं करते, अनलेस कि ये जो कोई लोकल एनेस्थेटिक दे रहे हैं तो वो सिर्फ यूज होता है। उसमें भी साथ हम फिर एड्रेनालिन दे देते हैं ताकि वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाए और ड्रग वो सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब कम हो और उस जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पे स्टे ज्यादा देर करे, ठीक है। नॉन इरिटेंट होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी इंट्रामस्कुलर कुछ फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि इरिटेशन काज करती हैं, तो उसके लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं है। स्टेराइल डेफिनेटली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर रेट लिमिटिंग स्टेप्स, ड्रग एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, ओरल रूट पे आ जाएं अगर, तो रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है? द स्लोएस्ट स्टेप
इन अ सीरीज ऑफ काइनेटिक प्रोसेसेस कॉल्ड द रेट लिमिटिंग स्टेप। ये ऊपर आपको नजर आ रही है पूरी एक सीरीज के, ये कई दफा मैंने बोर्ड पे भी बनाई है कि ड्रग प्रोडक्ट जो है वो पहले डिसइंटेग्रेट होता है, उसके बाद डिसइंटेग्रेट होने के बाद वो फिर डिसॉल्व होता है सोल्यूशन की फॉर्म में, और उसके बाद फिर ये जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? जी फैसल। इकरा सरफराज कुछ कहना चाह रही है? जी इकरा। आवाज आ रही मेरी? तेरी गलती है। इकरा। दरवाजा बंद कर। अच्छा ये पीछे शोर आना शुरू हो गया, मेरे ख्याल में मैं म्यूट ही करूंगा। आ रही है। चलें जी। अच्छा, डिसइंटेग्रेशन जो है वो सिर्फ एक्सेप्ट फॉर कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट, डिसइंटेग्रेशन इज यूजुअली मोर रैपिड देन डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि डिसइंटेग्रेशन कोई रेट लिमिटिंग स्टेप नॉर्मली नहीं होता, लेकिन वो वाली ड्रग्स जो बहुत रैपिडली डिसॉल्व होती हैं और रैपिडली ही वो परमिएट होती हैं या एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो किस क्लास के ड्रग्स हैं, कोई बताएगा? रैपिडली एब्जॉर्प्शन और रैपिड डिसोल्यूशन किन ड्रग्स में होती है? सबलिंगुअल सबलिंगुअल क्लास ए में, बीसीएस क्लास 1 में, क्लास 1 में। ठीक है जी, बीसीएस। ठीक है। तो क्लास 1 की जो ड्रग्स है उनके लिए कंसीडर कर सकते हैं कि डिसइंटेग्रेशन रेट लिमिटिंग स्टेप हो सकता है, क्योंकि टैबलेट ने जब तक डिसइंटेग्रेट होकर पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड नहीं होना तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। अदरवाइज फॉर ड्रग्स विद पुअर एक्वा सॉल्युबिलिटी डिसोल्यूशन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, क्योंकि अगर वाटर सॉल्युबिलिटी कम है तो जितना टाइम वो सॉल्युबल होने में लगाएगी उतना ही उसकी उतना ही डिले होगी उसकी एब्जॉर्प्शन। लेकिन वंस वो जब डिसॉल्व हो जाएगी तो क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, लिपिड सॉल्युबल है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो उसके अंदर डिसोल्यूशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फौरन डिसॉल्व हो जाएगी जाके जीएटी में, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन जो है क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है तो वो उसको जो लिपिड जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करने में टाइम लगेगा, तो उस केस में फिर एब्जॉर्प्शन रेट लिमिटिंग स्टेप। तो डिसइंटेग्रेशन, डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ये तीनों रेट लिमिटिंग स्टेप हो सकते हैं। अगर रैपिड डिसोल्यूशन है तो एब्जॉर्प्शन रेट लिमिटिंग स्टेप है, अगर रैपिड एब्जॉर्प्शन है तो डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग स्टेप है, अगर दोनों ही रैपिड है तो फिर डिसइंटेग्रेशन रेट लिमिटिंग स्टेप है इसके। ठीक है, अच्छा उसके बाद डिसइंटेग्रेशन को थोड़ा सा डिस्कस करने, इसकी डेफिनेशन, द स्टेट एट व्हिच एनी रेजिड्यू ऑफ द टैबलेट एक्सेप्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ द insoluble coating remaining on the screen of the test apparatus in the soft mass have no palpably firm core। ये आपने डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म भी किया, नेक्स्ट स्लाइड में इसका वो तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। तो डिसइंटीग्रेशन बेसिकली क्या है कि स्टेट है जिसके अंदर एक टैबलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है बिल्कुल उसके फ्रैगमेंट्स में, तो वो बेशक एक कोर के अंदर ही है लेकिन वो पैल्पेबली फर्म कोर नहीं है, यानी इसको अगर आप पकड़ना चाहें तो आप पकड़ नहीं सकते उसे। ठीक है, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि ये ड्रग जो है ये डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। किस किस तरह के लिए टेस्ट के लिए परफॉर्म करना पड़ता है? परफॉर्म फॉर ड्रग्स विद हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी, ये भी बात की हमने। इन जनरल द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कैन बी यूज्ड इन लिeu ऑफ द डिसोल्यूशन टेस्टिंग, प्रोवाइडेड के जो डिसोल्यूशन है द प्रोडक्ट इज रैपिडली डिसॉल्विंग, डिसोल्यूशन इसका मोर देन 80% ड्रग इन 15 मिनट्स एट पीएच 1.2, 4 एंड 6.8, यानी जीआईटी के अंदर जो पीएच है सारी की सारी पीएच के ऊपर वो 80% ड्रग 15 मिनट्स के अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाए। द ड्रग इज हाईली सॉल्युबल थ्रू आउट द फिजियोलॉजिकल रेंज ऑफ द पीएच, यानी कि जो जितनी भी स्टोमिक से लेके तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक, एक्सट्रीम एसिडिक से लेके अल्कलाइन पीएच तक, हर पीएच में ड्रग जो है वो हाईली सॉल्युबल हो। ये नहीं कि वो एसिडिक मीडियम में सॉल्युबल है, अल्कलाइन मीडियम में सॉल्युबल नहीं है, तो उसके लिए फिर हमें उसकी डिसोल्यूशन स्टडीज करनी पड़ेंगी। ठीक है,
उसके बाद फिर रिलेशनशिप टू डिसोल्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और व्हेन द डिसइंटीग्रेशन इज शोन टू बी मोर डिस्क्रिमिनेटिंग देन डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट चेंज ऑन स्टेबिलिटी। यानी जब हम डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन को कंपेयर करें तो डिसइंटीग्रेशन इज शोन टू बी मोर डिस्क्रिमिनेटिंग देन डिसोल्यूशन। डिसइंटीग्रेशन जो है वो ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो टाइम ले रही है एज कंपेयर टू द डिसोल्यूशन। तो उस केस में फिर हमें डिसइंटीग्रेशन स्टडीज परफॉर्म करनी पड़ती है। कुछ डोजेज फॉर्म है जिनके अंदर डिसइंटीग्रेशन होती ही नहीं है, जिसके अंदर ये ट्रोचेज हैं, च्यूएबल टैबलेट्स हैं, मॉडिफाइड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर सस्टेन रिलीज आ गई है, एक्सटेंडेड रिलीज आ गई है, या जो और इस तरह की स्लो रिलीज टैबलेट्स हैं उनके अंदर डिसइंटीग्रेशन नहीं होती। फिर ये अपरेटस है जी डिसइंटीग्रेशन का, कि 6 इसके अंदर वेल होते हैं, ये आपको नजर आ रहा है। तो इसमें ये ऊपर नीचे बास्केट मूव करती है और एक टाइम होता है कि उस कितने टाइम में ड्रग जो है वो टैबलेट जो है वो टोटली डिसइंटीग्रेट हो गई है। इसके अंदर जो सोल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, उसकी पीएच मेंटेन करनी होती है। बफर है तो नॉर्मली जो सिमुलेट करते हैं इसको कि जो स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर पीएच है उस पीएच को ही इसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि एग्जैक्ट पता चल जाए कि टैबलेट कितनी देर में डिसइंटीग्रेट हो। उसके बाद आ जाते हैं डिसोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। तो डिसोल्यूशन बेसिकली इज अ प्रोसेस by which a solid drug substance become dissolved in a solvent over the time। तो एक ड्रग जो है वो कितने टाइम में डिसॉल्व होती है, तो ये एक प्रोसेस है डिसोल्यूशन, ठीक है। सॉल्युबिलिटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी ड्रग की। सॉल्युबिलिटी इज द मास ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक मास ऑफ और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 2.786 ml ऑफ वाटर एट 25 डिग्री। अगर हम इसके टेम्परेचर को कम कर देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो मे बी 1 ग्राम की बजाय 2 ग्राम इसमें डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। तो टेम्परेचर एक बड़ा इंपॉर्टेंट साथ कंसिडरेशन है फॉर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज एन इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी। जाहिर है इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी मीन के एक टाइम आता है कि जब जाकर ड्रग सॉल्युबल होना बंद हो जाती है, जब उसके अंदर कंसंट्रेशन इतनी अचीव हो चुकी है, सैचुरेशन हो चुकी है सॉल्वेंट के अंदर कि वो मजीद सोल्यूट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो उस स्टेज पे फिर सॉल्युबिलिटी कहेंगे कि ये इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है। डिसोल्यूशन क्या है? डायनामिक प्रॉपर्टी है। डिसोल्यूशन मूवमेंट है एक ड्रग की, एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है, उसमें से ड्रग ने निकल के तो उसके अंदर जाना है। ये इसके ऊपर लाइनें कौन मार रहा है? अच्छा ठीक। तो डिसोल्यूशन टेस्ट में बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द बायोअवेलेबिलिटी एंड टू डिटरमिन द फॉर्मुलेशन फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। तो बायोअवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए डिसोल्यूशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम आगे जाके जब आईवीसी पढ़ेंगे, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, तो उसमें आएगा कि जी समटाइम्स हम सिर्फ डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं और उसको फिर उसकी बायोअवेलेबिलिटी के साथ, उसकी एब्जॉर्प्शन के साथ कोरिलेट कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम हमें सिर्फ बायोअवेलेबिलिटी ही डिसोल्यूशन ही करना पड़ता है। ये इसके ऊपर ये लाइनें क्यों आ रही हैं? आपको ये नजर आ रही है लाइनें स्क्रीन पे? यस सर। यस आ रही है सर। ये कोई आ रही है यस सर। यार ये कौन मार है लाइनें? चले बहरहाल ठीक है, इग्नोर करो उसे। अच्छा उसके बाद फिर बायोअवेलेबिलिटी एंड और सम टाइम जो है फार्मूलेशन फैक्टर्स भी, कि कौन कौन सी, जाहिर है जब हम डिसोल्यूशन को देख रहे हैं तो फिर फार्मूलेशन उस हिसाब से हमने बनानी है कि उसके अंदर कौन से एक्सिपिएंट्स होंगे जो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन को एनहांस कर सकते हैं। नॉर्मली जो डिसोल्यूटिंग एजेंट्स हैं, कोई सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं हम। उसके बाद फिर डिसोल्यूशन टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एफडीए अप्रूव्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म। जितनी भी टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, वो मार्केट में आने से पहले जब भी कोई इंडस्ट्री बनाती है तो उसने जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है उनमें ये वाले टेस्ट जरूर करना होता है उन्होंने। इस टेस्ट के बगैर ड्रग मार्केट में नहीं आ सकती एफडीए की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो जितनी भी ड्रग्स हैं, टैबलेट्स और कैप्सूल्स वगैरह, सॉलिड डोजेज फॉर्म जितनी भी है, उनके लिए डिसोल्यूशन टेस्टिंग जो है वो कंपलसरी है। वो आप क्वालिटी कंट्रोल में सारी डिटेल पढ़ रहे होंगे कि क्या क्या उनका प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, कि कितनी टैबलेट्स में से कितनी पास करेंगे तो कितनी जो है वो अच्छा। तो उसके बाद फिर डिसोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी।
डिसोल्यूशन को हम टेस्ट कैसे करते हैं? द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज द रेट ऑफ ड्रग डिसॉल्व पर टाइम एक्सप्रेस एज कंसंट्रेशन चेंज इन द डिसोल्यूशन फ्लूइड। सो नॉइस व्हिटनी इक्वेशन है एक, ये मेरे ख्याल में मॉर्निंग वालों ने किया था, इवनिंग वालों शायद यहाँ तक नहीं पहुंचे थे, तो यहाँ से अब जो है वो नए टॉपिक शुरू हो गए। तो ये इक्वेशन जो है ये नॉइस व्हिटनी इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह की इक्वेशन हमने एक फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी पढ़ा हुआ है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में जी हसनात, अहमद ताहिर, सर उसमें लॉग भी जी सर। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में और इस जो है ये नॉइस व्हिटनी इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? उसमें सर के भी था। इसमें के भी था। के क्या था तो वो बेसिकली? पार्टीशन कोफिशिएंट पार्टीशन था। कोएफिशिएंट था उसका, लॉग पी वैल्यू थी उसकी सॉल्युबिलिटी, जी। रिलेटिव सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड ऑक्टानॉल था, ठीक। और ये जो ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है ये आपको ये जो ब्रैकेट में है, मेरा माउस नजर आ रहा है? हाँ कंसंट्रेशन जी। ये जो कंसंट्रेशन ब्रैकेट में वहां पे कंसंट्रेशन इन जीआईटी एंड कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा थी शायद, यहाँ पे CS माइनस C है। तो ये क्या क्या है इनकी डिस्क्रिप्शन? dC over dt rate of drug dissolution at time t, rate of change of drug concentration of in the solvent in the ये जो fluid है solvent है। D is the diffusion rate constant, कि किस रेट पे ड्रग जो है वो डिफ्यूज होती है, ये ड्रग की अपनी प्रॉपर्टी है कि उसने कितनी जल्दी डिफ्यूज होना है, एक जगह से दूसरी जगह पे उसने मूव करना है। फिर सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल, ये जो नजर आ रहा है आपको बीकर के अंदर सबसे छोटे वाला जो अंदर बॉल है ये एक पार्टिकल है, जिस पार्टिकल में से ड्रग ने रिलीज होके तो डिसॉल्व होना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होने का क्या मतलब है कि पार्टिकल साइज जितना भी छोटा होगा, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे किसी ड्रग के, उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा और उतना ही रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा होगा। तो जितना अच्छा एक ड्रग डिसइंटीग्रेट हुई है उतनी ही अच्छी उसकी डिसोल्यूशन भी होगी। उसके बाद फिर CS कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द स्टैग्नेंट लेयर, ये जो एक लेयर आपको नजर आ रही है ये डॉटेड लाइन के अंदर अंदर दायरे के अंदर, ये स्टैग्नेंट लेयर है। जब ड्रग ने रिलीज होना है फ्रॉम दी सॉलिड पार्टिकल, उसने एक स्टैग्नेंट लेयर बनानी है अपने अराउंड, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने स्लोली स्लोली जो है वो बाकी पूरे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना है और स्प्रेड होना है। तो स्टैग्नेंट लेयर में कंसंट्रेशन क्या है? सॉरी। और C जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बल्क सॉल्वेंट, ये बाकी जो सॉल्वेंट है सारा ये बल्क सॉल्वेंट है। तो इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है और स्टैग्नेंट लेयर के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? और H क्या है? थिकनेस ऑफ द स्टैग्नेंट लेयर। ये वाली लेयर जितनी ज्यादा थिक होगी उतना ही कम रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा। लेयर थिक होने का मतलब ये है कि उस ड्रग की डिसोल्यूशन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम है, वो डिफ्यूज नहीं होना चाह रही। जैसे ही वो रिलीज हो रही है फ्रॉम द सॉलिड पार्ट, वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही या वो ज्यादा डिसोल्यूट नहीं हो रही। तो जितनी थिक लेयर बनेगी उतनी ही कम रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगी। जितनी कम थिक लेयर होगी उतना ही मीन के जैसे ही ड्रग सॉलिड पार्टिकल में यहाँ से रिलीज होती है वो फौरन पूरे जो है वो कंटेनर के अंदर स्प्रेड हो जाती है, तो उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा है। फिर ये जो CS माइनस C है, ये कंसंट्रेशन इन स्टैग्नेंट लेयर माइनस कंसंट्रेशन इन दी, तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन स्टैग्नेंट लेयर में होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, यानी इनका डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी ज्यादा है। अगर सपोज के ड्रग जो है वो कंसंट्रेशन कम है, या जितनी कंसंट्रेशन ये दूसरी लेयर में है जो बल्क सॉल्वेंट है, और उतनी ही कंसंट्रेशन स्टैग्नेंट लेयर में है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन उसका डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, तो डिसोल्यूशन नहीं हो रही। और एक टाइम आएगा जब ये कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल हो गई है, यानी स्टैग्नेंट लेयर में भी और बल्क सॉल्वेंट में भी, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फैक्टर है ये क्या हो गया, फिर जीरो हो गया ये। तो जब ये फैक्टर जीरो होगा तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी जीरो हो गई। तो इसका क्या मतलब है, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन जीरो हो गई तो सारा वो डिसॉल्व हो चुका है, सारे का सारा डिसॉल्व हो चुका है, पूरी के पूरा जो कंटेनर है उसके अंदर यूनिफॉर्म जो है वो आ चुकी है, क्या कहते हैं आप उसको,
डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है उसकी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी आ गई है। तो ये आज यहाँ तक है, इतना ही। कल जो है हम इसके बाद फिर इन एडिशन एजिटेशन एंड टेम्परेचर, सिर्फ ये वाले फैक्टर्स नहीं है कि उसका डिफ्यूजन, उसका एरिया ऑफ द पार्टिकल्स, सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल्स, उसकी कंसंट्रेशन इन द स्टैग्नेंट एंड बल्क और थिकनेस ऑफ द स्टैग्नेंट एयर। इनके अलावा भी फैक्टर्स हैं कि एजिटेशन कैन अफेक्ट द डिसोल्यूशन, अगर आप उसको शेक करेंगे तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। फिर टेम्परेचर कैन आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, कि अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उसकी जो है वो रेट ऑफ डिसोल्यूशन वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह ये जो है नॉइस व्हिटनी इक्वेशन जो है वो इस तरह डिस्क्राइब करती है कि किसी ड्रग की कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। जिन ड्रग का डिफ्यूजन का कांस्टेंट ज्यादा है वो जल्दी डिसॉल्व होंगी, जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है वो जल्दी डिसॉल्व होंगी, और जिनके अंदर जो है वो थिकनेस ऑफ द लेयर कम है वो जल्दी डिसॉल्व होंगी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक अगर है तो? स्टैग्नेंट थिकनेस की लेयर की थिकनेस की बात कर रहे हैं हम, जिसमें वो कम होगी। एक मिनट जरा मैं देखूं। जी अभी मेरे ख्याल में सबका माइक ऑन हो गया। नहीं तो जी क्वेश्चन कोई पूछ रहा था। सर मैं पूछ रहा था कि आप कह रहे हैं कि लेयर जो कम होगी उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी। सर वो कौन सी लेयर कह रहे थे आप? ये वाली जो लेयर है, ये जो थोड़ा सा डार्क सर्कल है, ये जितनी बड़ी लेयर होगी इसका मतलब है कि ड्रग इस पार्टिकल में से, सॉलिड में से डिसॉल्व होके तो रिलीज होके तो ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रही, मीन के उस सॉल्वेंट के अंदर ये वाली ड्रग डिसॉल्व नहीं हो रही ज्यादा, तो ये इस सॉलिड पार्टिकल के अराउंड ही रहेगी और ये वाली लेयर थिकनेस इसकी बढ़ती जाएगी। तो जितनी बड़ी थिकनेस होगी उतना ही इसका मतलब है कि ये ड्रग सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना नहीं चाह रही, या इस ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है वो उस सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा नहीं है, जिस वजह से ये अपने जो सॉलिड पार्टिकल है उसके अराउंड ही इकट्ठी है। अगर वो वहां से रिलीज हो भी गई है तो वहां से डिसॉल्व हो गई या डिफ्यूज नहीं हो रही। सर मेरा क्वेश्चन है जी, और कोई क्वेश्चन? सर आपने कहा था कि जो ड्रग है वो हर पीएच पे सॉल्युबल होनी चाहिए डिसइंटीग्रेशन के लिए। तो हर यानी कि पीएच पे वो कोई एसिडिक ड्रग है और हाईली एसिडिक मीडियम है, उसमें वो डिसॉल्व तो नहीं होगी? यही चीज तो हमने ये बेसिकली ये बात कर रहे थे हम डिसइंटीग्रेशन में, कि उन ड्रग्स के लिए डिसइंटीग्रेशन करनी है जिसकी डिसोल्यूशन हर पीएच के ऊपर इफेक्टिव है। यानी ये जब आगे जाके हम इसमें डिटेल में करेंगे, जब बीसीएस क्लासिफिकेशन तो कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर जो परमिएशन है, परमिबिलिटी क्या है और उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी को हम थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, कि कितने सॉल्वेंट के अंदर ड्रग जो है वो और किस किस पीएच के ऊपर डिसॉल्व हो रही हो। ठीक है, तो अगर तो वो हर पीएच के ऊपर ड्रग ऐसी है कि उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो एसिडिक मीडिया में भी डिसॉल्व हो रही है, अल्कलाइन मीडिया में भी डिसॉल्व हो रही है, और ये जीआईटी में जितनी भी पीएच है, एक जो रेंज ऑफ पीएच है उसके अंदर हर पीएच में अगर वो डिसॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब है कि उस ड्रग की डिसोल्यूशन को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, वो हर पीएच पे डिसॉल्व होगी ही होगी। तो उसके लिए फिर डिसइंटीग्रेशन जो है वो जरूरी है। जी सर, लेकिन हम वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक की डिसोल्यूशन को, डिसइंटीग्रेशन को या उसको कंसीडर करते हैं। ये स्ट्रांगली एसिडिक और जो स्ट्रांगली बेसिक ड्रग्स होती हैं वो हर पीएच के ऊपर होती हैं। तो ये बात समझ नहीं आ रही। सॉल्युबिलिटी को हम नहीं कर रहे कि कौन सी ड्रग किसमें सॉल्युबल हो रही है, ठीक है, या पीएच के हिसाब से। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक टैबलेट है वो हमने बनाई है और उसका हमने रेट लिमिटिंग स्टेप डिफाइन करना है कि कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप है। क्या उसका रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो डिसइंटीग्रेशन है, या उसका डिसोल्यूशन है, या उसकी एब्जॉर्प्शन है। 3 रेट लिमिटिंग स्टेप्स हो सकते हैं ना। तो ऐसी ड्रग्स जो डिसॉल्व रैपिडली हो जाती हैं हर पीएच के ऊपर, उनके लिए डिसोल्यूशन को रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं कह सकते। रेट लिमिटिंग स्टेप की हमने डेफिनेशन क्या की थी कि जो स्लोएस्ट प्रोसेस है, कि वो वाला प्रोसेस डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन, तीनों में से जो सबसे स्लो प्रोसेस है
वो वाला प्रोसेस जो है वो डिफाइन कर रहा है कि इस ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना होगा। एब्जॉर्प्शन में जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, यानी उस स्टेप के ऊपर आप प्ले करके उसकी एब्जॉर्प्शन को या डिले कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं। बाकी दो जो प्रोसेस है वो इफेक्ट ही नहीं कर रहे एब्जॉर्प्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो थोड़ी सी डिस्कशन इसमें करने वाली वो यही थी कि जी डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन में नॉर्मली डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग स्टेप होता है उन ड्रग्स के लिए जिनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती है, क्योंकि वो स्लोली डिसोल्यूट होंगी तो वो स्लोली उसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन ऐसी ड्रग्स जिनकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज्यादा है और जिनकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी है, उनके लिए फिर डिसइंटीग्रेशन रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो उसमें हम ये कंडीशन रखी थी, अगर मैं बैक स्लाइड्स में जाऊं तो ये था ना, द प्रोडक्ट इज रैपिडली डिसॉल्विंग, कि वो हर तरह की पीएच में रैपिडली डिसॉल्व हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि एक ड्रग ऐसी है जो कि स्टोमक के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही, इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व हो रही है। उसके लिए हम डिसोल्यूशन को रेट लिमिटिंग स्टेप रखेंगे, क्योंकि उसने एक टाइम लेना है ना बॉडी में जाके, अपनी पर्टिकुलर पीएच तक पहुंचने के लिए उसको टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो डिसोल्यूशन होने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन एक ऐसी ड्रग है जो जैसे ही जीआईटी में जाती है वो फौरन डिसॉल्व हो जाती है, चाहे पीएच एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो उस ड्रग के लिए फिर डिसोल्यूशन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, उसमें फिर हम डिसइंटीग्रेशन को ही कंसीडर करते हैं और डिसइंटीग्रेशन ही रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। इससे पिछले वाली स्लाइड में अगर जाएं, ये वाले द स्लो स्टेप इन द सीरीज ऑफ काइनेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड rate limiting step. Except for controlled release products, disintegration is usually more rapid than dissolution and absorption. तो ज्यादा नॉर्मली जो दो फैक्टर्स हैं वो रेट लिमिटिंग स्टेप्स हो सकते हैं, या डिसोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही रैपिड है तो फिर डिसइंटीग्रेशन है। ये इसमें बस पॉइंट है। ये खैर आगे जब हम बीसीएस क्लासिफिकेशन में या मेरे ख्याल में जब हम पढ़ेंगे बायोइक्विवेलेंस, उसमें थोड़ी सी ये डिस्कशन जरा ज्यादा आएगी कि पीएच का क्या रोल है। और कोई क्वेश्चन? अभी कितने लोग हैं? 57 पीपल हैं अभी, तो इसका मतलब है कि अभी भी तकरीबन 20 के करीब लोग नहीं हैं। तो ये फिर मैं इसकी वीडियो शेयर कर लूंगा, ये रिकॉर्डिंग ये मैंने की होगी, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ठीक हुआ या नहीं। तो वो फिर मैं आपके CRGR से शेयर कर लूंगा और ग्रुप में आपके पास आ जाएगी। और कोई क्वेश्चन अभी तक है तो? और ये अपना जो है ना वो नाम, ये ओप्पो A37 FW, ये पता नहीं कौन है, तो नाम अपना जो है ना वो उस पर आप रख लें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं? और सर मैंने क्वेश्चन पूछा था सर, हम रेट लिमिटिंग स्टेप को इतना फोकस ही क्यों कर रहे हैं? हम बेसिकली अभी बात क्या कर रहे हैं कि फॉर्मुलेशन की, हमने फॉर्मुलेशन बनानी है। उसके लिए फिर हमने जो टॉपिक हमारा वो यही है कि बायोफार्मास्यूटिक कंसिडरेशन इन ड्रग प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ठीक है। तो अभी हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं सिर्फ ओरल डोजेज फॉर्म की, ओरल डोजेज फॉर्म में भी टैबलेट्स की। टैबलेट दें आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल इनटेक, ब्लड तक जाने में कितना टाइम लेना है, उसमें क्या क्या स्टेप्स आ सकते हैं, ठीक है। वो ये 3 स्टेप्स हैं, और इन तीनों स्टेप्स में से हमें पता होना चाहिए कि कौन से वाला स्टेप है जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन या रैपिड हो रही है या स्लो हो रही है। यानी जो इसका रेट लिमिटिंग स्टेप है वो डिसाइड कर रहा है कि इस ड्रग ने जल्दी एब्जॉर्ब होना है या स्लो लेट एब्जॉर्ब होना है। तो अगर हमें उस रेट लिमिटिंग स्टेप का पता होगा तो हम उस स्टेप के साथ प्ले करके एब्जॉर्प्शन को या एनहांस कर सकते हैं, रैपिड कर सकते हैं या डिलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को। फॉर एग्जांपल एक टैबलेट ऐसी है जो डिसॉल्व नहीं होती, मेरा ऑनलाइन कर दो। एक जो है वो एक ड्रग ऐसी है कि वो उसकी हमने देखा कि वो सॉल्युबल होती नहीं है, बहुत स्लोली सॉल्युबल होती है। तो उसकी फॉर्मुलेशन हमें ये पता है कि ये अगर डिसॉल्व हो जाएगी, ये एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, जैसे ही ये डिसॉल्व हो जाएगी तो ये एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी इजीली। अब जो उसके अंदर प्रॉब्लम है, जो स्टेप है जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो रही है, वो उसकी डिसोल्यूशन है। तो उसकी डिसोल्यूशन के साथ हम प्ले कर सकते हैं। कैसे प्ले कर सकते हैं कि उसमें कोई सॉल्युबलाइजिंग एजेंट डाल सकते हैं,
उसकी माइसेल फॉर्म बना सकते हैं, जिस वजह से उसकी जो है वो एब्जॉर्ब जो रिजोल्यूशन है वो एनहांस हो जाएगी। जिसने 2 घंटे बाद जाके डिजॉल्व होना था, मे बी वो 15 या 20 मिनट्स में डिजॉल्व हो जाएगी। तो हमें अगर पता होगा कि कौन सा स्टेप है जिस स्टेप की वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन डिले हो रही है, तो उसको मॉडिफाई करना है। इसी तरह अगर एक ड्रग ऐसी है कि जो डिजॉल्व जल्दी हो रही है लेकिन उसकी वाटर सॉल्युबल है, वो उसको हमने एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है या वो आयनाइज हो रही है, आयनाइज होने के बाद उसके साथ फिर हम फॉर्मुलेशन इस तरह की बनाएंगे कि उसके साथ उसको कोई साल्ट फॉर्म में देंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो और वो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाए। तो ओके सर, थैंक यू सो रेट मच। लिमिटिंग स्टेप जानना इसलिए जरूरी है कि हमने उसी के ऊपर काम करके तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को मैनिपुलेट करना होगा। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल फिर इसके बाद लेक्चर होगा और लेक्चर के बाद फिर प्रैक्टिकल का भी हम सेशन करेंगे कल। तो जरा वो बॉल पॉइंट्स और अपनी जो है ना वो कंप्यूटर वगैरह, बेहतर है कि आप लैपटॉप पे ही होंगे तो जरा आसानी रहेगी आपको। चलिए ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस लगाने की जरूरत तो नहीं है? नो सर। अच्छा, चलिए ठीक है, यस ओके सर, जी, ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।